नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। हमारे राज्य के जो किसान भाई धान की कटाई के बाद गेहूं की खेती करना चाहते हैं, वे इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए गेहूं की कौन कौन सी उन्नतशील किस्मों का चयन करें, साथ ही इसकी बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ पीएन त्रिपाठी। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, ये सीज़न हमारा रबी का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में हम यदि अनाज वाली फसलों की बात करते हैं तो गेहूं की फसल की विशेष महत्ता है। और जहां पर यदि सिंचाई का साधन है तो निश्चित रूप से किसान की पहली पसंद रहती है कि हम गेहूं की फसल लें। किसान भाइयों, गेहूं की खेती के लिए भूमि का चयन और तैयारी करते हुए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं। गेहूं की फसल अच्छा लेना है आपको तो खेत की तैयारी करना बेहद आवश्यक है और सही तरीके का। एक दो बार कल्टीवेटर करके और उसको चाहें तो आप डिस्क हैरो भी पहले एक बार चला लें, फिर उसको कल्टीवेटर करके और समतल करके बिल्कुल भुरभुरा टिल्थ हमारा होना चाहिए, पाटा दे करके खेत आपको तैयार करना पड़ेगा। उर्वरक प्रबंधन में जहां तक हम बात करें, मिट्टी परीक्षण आधारित ही हमारा उर्वरक प्रबंधन होना चाहिए। जहां तक एनपीके की बात है, एनपीके 120-60-40 रेशियो एनपीके केजी पर हेक्टेयर में इसकी दर निर्धारित है और कम ज़्यादा भी होती है। मिट्टी परीक्षण आधारित जो हमें मृदा स्वास्थ्य पत्रक मिलता है उसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें से यूरिया की आधी मात्रा और सिंगल सुपरफास्ट और म्यूरेट और पोटास की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करें। इसके बाद बची हुई यूरिया की आधी मात्रा का उपयोग प्रथम सिंचाई के बाद खड़ी फसल में छिड़काव करने से फसल की अच्छी पैदावार होती है। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि गेहूं में कौन कौन सी किस्में हैं जो वर्तमान समय में ज़्यादा बेहतर अच्छा उत्पादन दे रहे हैं, ऐसी उसमें हम बात करते हैं। तो जहां कम पानी की उपलब्धता है, जैसे 2 से 3 पानी ही किसान भाई के पास में है, ऐसी स्थिति में भी JW 3211 है, JW 3173 है, JW 2069 है। तो इस तरह की ये किस्में हैं। आपकी JW 273 भी है। जहाँ पर आपके पास सिंचाई की स्थिति है 4 से 5 पानी, 5-6 पानी, तो हमें ऐसी स्थिति में GW 322 है, GW 366 है, HI 1544 भी है, MP 1201 है, 1202 है, ये किस्में हैं। किसान भाइयों, गेहूं का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए गेहूं की वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। नवंबर का पूरा महीना गेहूं की बोनी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है और विशेष रूप से जो है 15 नवंबर से जो 25 नवंबर की बीज की जो बोनी होती है, सबसे उपयुक्त बोनी कि कितना बीज हमें 1 एकड़ में डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए 50 केजी बीज 1 एकड़ में पर्याप्त रहता है। तो आप 1 एकड़ के लिए 50 किलो बीज जिसको हम कहते हैं, जिसका जर्मिनेशन परसेंट 85% हो, उसको जो है आप 50 किलो 1 एकड़ के लिए उपयुक्त माने। अब दूसरी चीज कि बीज उपचार, बोनी के पूर्व हमें बीज उपचार करना। अब फफूंदनाशी इसमें सबसे बेहतर जो फफूंदनाशी है, थायरम बाविस्टीन 2 ग्राम थायरम, 1 ग्राम बाविस्टीन, इसको हम कार्बेंडाजिम से जानते हैं, तो वो 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित कर लीजिए। अजैव उर्वरक में आपको एजिटोबैक्टर प्लस एजोस्पाइरिलम 10-10 ग्राम ले लीजिए। जैव उर्वरक से बीज उपचार करके बोनी करना है। तो अब बोनी का है तो बोनी में सीड ड्रिल से आपको फर्टिकम सीड ड्रिल से बोनी करना है। दूसरा बीज की जो दूरी, तो पौधे की दूरी तो आप 10 सेंटीमीटर पर्याप्त है, लेकिन जो लाइन से लाइन की, पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 22.5 सेंटीमीटर हमें रखना चाहिए। तो इस तरह से आप ये दूरी की बात हुई।
किसान भाइयों, गेहूं की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करते हुए सिंचाई कब और कैसे करना है, आइए जान लेते हैं। एक चीज और गेहूं में समस्या आती है, खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार की समस्या इसमें आती है। तो कुछ किसान भाई बोने के पूर्व भी या बोने के तुरंत बाद भी इसका प्रबंधन करते हैं। पेंडामिथलिन एक ऐसा खरपतवार नाशी है जिसको हम बोने के पूर्व भी और बोने के बाद 48 घंटे के अंदर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर समान रूप से आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित है कि आपको खरपतवार से जो है सुरक्षा फसल को मिलेगी। कि सिंचाई प्रबंधन, जितना उर्वरक प्रबंधन जरूरी है उतना सिंचाई प्रबंधन भी जरूरी है। और जो पहली अवस्था होती है, जो सबसे प्रमुख अवस्था मानी जाती है, CRI स्टेज कहते हैं उसको, वो बोनी के 21 दिन बाद आती है। इस अवस्था में यदि मान लीजिए आपके पास पानी की कोई, चाहे 1 पानी हो, चाहे 2 पानी हो, चाहे 3 पानी हो, चाहे 4, इस अवस्था में तो हमें सिंचाई करना ही करना है। फिर इसके बाद उसके 20 दिन बाद फिर दूसरी सिंचाई का नंबर आता है। तो एक लगभग माने यदि जहाँ पर यदि सिंचाई हमें पूर्ण है हमारे पास में, तो लगभग 20-25 दिन के गैप में आपको सिंचाई करना है। तो ये चीज़ें अभी आपन ने बात की और निश्चित है कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा और इसको अपना करके अच्छा फसल उत्पादन गेहूं का आप ले सकते हैं। आम के बाग एक निश्चित आयु के बाद फल देना कम कर देते हैं। ऐसे में किसान इन पुराने वृक्षों का जीर्णोद्धार कर उन्हें फिर से उपयोगी बना सकते हैं और इसके लिए खास तरीकों से वृक्षों की कटाई का काम किया जाता है, जिससे उनमें आगे चलकर फिर से अच्छा फलन शुरू हो जाता है। जब ये अपनी युवावस्था को प्राप्त कर लेता है और उसके बाद ये फलन कम होने लगता है और पौधे जो अपने वृद्धावस्था में जाने लगती है, तब हम इसके जीर्णोद्धार करते हैं कि वो पुनः युवावस्था को प्राप्त कर वो अपनी उत्पादकता को बनाए रखें। इस क्रिया को हम लोग जीर्णोद्धार कहते हैं। और ये जीर्णोद्धार की प्रक्रिया जो है आम के पौधे में, जो 40 साल के पौधे से ऊपर के होते हैं, उसमें करना लाभप्रद रहता है। तो इसका सही काटने का समय जो है नवंबर-दिसंबर का माह है। फिर दिसंबर माह में चिन्हित शाखाओं की भूमि सतह से लगभग 4 से 5 मीटर की ऊंचाई पर आरी से कटाई करते हैं। कटाई के लिए शक्ति चालित आरी अधिक उपयुक्त रहती है। सूखी, रोग ग्रसित एवं पेड़ के बीच की घनी शाखाओं को काटकर निकाल देते हैं। लेकिन काटने के पहले पुराने वृक्ष में इतने मोटे तने होते हैं कि काटने के समय में ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पौधे को काटने के बाद वो फटे नहीं और पौधे को नुकसान भी ना हो, दूसरी डालियों को नुकसान भी ना हो। तो इस तरह से इसके कटाई की जाती है। कटाई करते समय ये सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि अनावश्यक रूप से शाखाओं का निचला भाग फट न जाए। इसलिए पहले आरी से नीचे की तरफ लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर कटाई कर फिर टहनी के ऊपरी भाग से कटाई करते हैं। कटाई के तुरंत बाद 1 किलोग्राम फफूंदीनाशक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 250 ग्राम अरंडी का तेल उचित मात्रा में पानी में मिलाकर तैयार लेप करें और लेप शाखाओं के कटे हुए भाग पर लगाएं, ताकि सूक्ष्म जीवाणुओं तथा रोगों का संक्रमण न हो सके। जब हम कटाई कर लेते हैं तो कटाई के तुरंत 1 दिन के अंदर में उसकी सारी डालियों को उस जगह से हटा करके दूसरे दूर जगह पर रखना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि उस पौधे से एक तरह का गंध निकलती है, जिससे कि आम के तना छेदक कीड़ों का प्रकोप उसमें होने की संभावना रहती है। इसको निकालने के बाद ये पूरे पौधे को चूने और ब्लू कॉपर के घोल से इसको पुताई कर देते हैं। 1 लीटर का जो चूना का घोल है उसमें 2 से 3 मिलीलीटर क्लोरीपैरिफास दवा का घोल और 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लू कॉपर का दवा मिला करके उसको पूरा पुताई कर देते हैं, जिससे कि उसमें बाहर से एक कवच का बन जाए और उस पर कोई भी रोग और कीड़ों का प्रकोप न हो। जीर्णोद्धार के लिए आम वृक्षों की कटाई बाग की एकांतर पंक्तियों में करनी चाहिए, जिससे बागवानों पर आर्थिक प्रभाव कम पड़ता है। इसके तुरंत बाद ये देखा जाता है कि और उसकी हल्की सिंचाई करने भी आवश्यकता है कटने के बाद। और फरवरी माह में, क्योंकि फरवरी माह के बाद इसके पत्ते और कल्ले निकलना शुरू होगा, उस समय उसको पोषक तत्व प्रबंधन करना अति आवश्यक है। इसमें हम यूरिया लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम और पोटास
1.5 किलोग्राम की मात्रा का प्रयोग करते हैं, लेकिन फरवरी माह में हम यूरिया का आधा ही प्रयोग करते हैं, लगभग 1.25 किलो प्रयोग करेंगे और सिंगल सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 1.5 किलोग्राम का प्रयोग करेंगे। जब जुलाई में जब बरसात की शुरुआत होने लगती है उस समय हम शेष यूरिया का प्रयोग करेंगे और उसी समय में हम लगभग 1 से 1.25 क्विंटल गोबर का खाद का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जब ये पौधे में से कल्ले बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, कल्ले जब ज़्यादा आ जाएंगे तो उसको विरलीकरण भी ज़रूरी है, उसकी छटाई कटाई भी करनी ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा संख्या में आने के बाद वो पौधे की जो डायरेक्शन है या पौधे का जो विन्यास है उसको हम सही रूप से नहीं रख पाएंगे। इसीलिए हम लोग शुरुआती दौर में 8 से 10 कल्ले ही रखते हैं और फिर धीरे धीरे पुनः करके चारों दिशा में हम लोग 4 कल्लों का ही विकास करने के लिए देते हैं, जिससे कि वो पौधे अपनी आकार को ले सके, छत्रकनुमा आकार को ले सके। नवसृजित कल्लों को पत्ती खाने वाले कीट अधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके लिए कार्बरिल कीटनाशी दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। साथ ही पर्ण धब्बों की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दूसरी बात ये है, जो कटाई के बाद जो खाली जगह बचती है उसमें हम कोई भी बहुस्तरीय प्रणाली की फसल ले सकते हैं जो कम दिनों की हो, जो 2 से 3 महीने की हो, 4 महीने की हो। इसमें हम जो भी सब्जियां हैं, सब्जियों की खेती कर सकते, जैसे टमाटर हो गया, फ्रेंच बीन हो गया, है ना, पालक हो गया, बोदी हो गया, बोरा हो गया, ये सभी चीज़ों की खेती कर सकते हैं, जिससे कि हमें उस जो बीज का अंतराल है उसमें अच्छा हमको उत्पादकता मिल सके। कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों में यदि ट्रैक्टर की बात की जाए तो इसका प्रयोग हमारे ज्यादातर किसान भाई करते हैं, लेकिन इसके प्रयोग करने से पहले और प्रयोग के बाद वे इसका रख रखाव और मरम्मत पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिसके कारण ट्रैक्टर में डीजल की अधिक खपत और जल्द खराब हो जाने की वजह से मरम्मत पर खर्च भी अधिक होता है। तो आप किस तरह से करें ट्रैक्टर की देखरेख, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर सतीश शर्मा। जैसा कि आज का विषय है ट्रैक्टर का सुरक्षित प्रचालन और देखभाल कैसे करें। ट्रैक्टर एक प्राइम मूवर है जिसके द्वारा कम गति और अधिक खिंचाव वाला, अधिक लोड वाला कार्य लिया जाता है। सबसे पहले इसके टायर के बारे में बताऊंगा। टायर घिसे नहीं, टायर के ऊपर जो लक्स हैं अथवा जो गुटके हैं वो बरकरार रहना चाहिए, नहीं तो रिवोल्डिंग करके और या नया टायर पीछे लगाना जरूरी है, अन्यथा जो है खिंचाव शक्ति का, ड्राफ्ट का नुकसान होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और अगले पहिए में ट्रैक्टर में हवा का जो दबाव है वो जो है ज़्यादा PSI होता है, अधिक रखा जाता है। पिछले पहिए में हवा का दबाव कम रखना चाहिए, क्योंकि हम जो खिंचाव वाला कार्य लेते हैं और ट्रैक्टर क्या चिपक के चलना चाहिए, जिससे हमको ड्राफ्ट ज़्यादा मिलेगा। डीजल की कुशल बचत के लिए मैं आपको उल्लेखित करना चाहूँगा कि डीजल की जो लाइन में यदि हवा आ जाती है तो हमारे चालक को ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तकनीकी चीज़ है, उस हवा को तत्काल निकालें। उसके बाद जो है प्राइमरी फ्यूल फिल्टर और सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट को समय समय पर 150 घंटे की ट्रैक्टर का जब प्रचालन हो जाए तो 150 घंटे के बाद बदलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये डीजल के छन्ने हैं, डीजल की उचित देखभाल करते हैं। इसके अलावा आप जो डीजल उपयोग करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसमें कभी भी कोई दूसरा पदार्थ जैसे केरोसिन इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि इनके प्रयोग से पानी के निकास पर विपरीत अंतर पड़ता है और पंप की कार्य करने की अवधि कम हो जाती है। इसलिए आप मिलावट कदापि न करें और पंप में डीजल हमेशा छान कर डालें। और इसके बाद लुब्रिकेशन प्रणाली में अपन डिप स्टिक से हमारा चालक जांच लेता है कितना जो है ऑयल संप में ऑयल भरा हुआ है। लगभग 20 से 25 लीटर ऑयल भरा जाता है। ऑयल संप जो है इंजन के नीचे रहता है, सबसे नीचे। डिप स्टिक खोलकर और डिप स्टिक में ऑयल का लेवल नाप लेते हैं और ऐसे ही 40 क्वालिटी का 40 नंबर ग्रेड का ऑयल जो है भरना चाहिए। और ये जो है अतिरिक्त हीट को निकालता है, लुब्रिकेशन करता है, घर्षण को कम करता है, इससे पुर्जे कम घिसते हैं। इंजन के जो पार्ट्स हैं उनकी आयु बढ़ जाती है और ट्रैक्टर कम बोर मांगता है। अगर जो है इंजन प्रणाली उचित रूप से कार्य नहीं करेगी, हमारा इंजन जल्दी ही नीला या सफ़ेद धुआं देगा। अगर जो है ट्रैक्टर का इंजन नीला अथवा सफ़ेद धुआं देता है
नीला धुआं दे रहा है तो इसका तात्पर्य है कि कंबशन चेंबर में डीजल जा रहा है। अगर सफ़ेद धुआं दे रहा है तो कहीं ना कहीं पानी उसमें से वाटर की मात्रा है, उसको सही रूप से चेक करें, पिस्टन की सफाई कराएं और पिस्टन पिन, ऑयल पिन इनको बदलें। इसके अलावा हमारे किसान भाई ट्रैक्टर या इससे जुड़े सभी यंत्रों की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें और पहियों के नट बोल्टों को आप अच्छी तरह से कस लें तथा कैंक केश में तेल के तल की जांच कर लें। इसके अलावा आप प्रत्येक दिन रेडिएटर में पानी के तल की भी जांच करें और प्रतिदिन कार्य के पश्चात ईंधन की टंकी में ईंधन ऊपर तक भर दें। इसी प्रकार से हमें ट्रैक्टर द्वारा 60 से 70 घंटे काम लेने के बाद ट्रैक्टर की मरम्मत करनी चाहिए, जिसमें आप लुब्रिकेशन तेल फिल्टर को खोलकर साफ कर लें तथा पंखे की बेल्ट अगर ढीली हो तो उसे कस लें। साथ ही साथ ठंडा होने वाले इंजन की पंखुड़ियों को हवा द्वारा साफ कर लें। ग्रीस होने वाले भागों में ग्रीस लगा दें। ये बहुत ही आवश्यक है। और जब भी आपके ट्रैक्टर में किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसे आप मैकेनिक से ही दिखाएं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जांच के क्रम में हमेशा बैटरी को समतल रखें और गर्म पानी की सहायता से बैटरी टर्मिनल पर जमे पाउडर को साफ करें। विद्युतीय प्रणाली की देखभाल समय समय पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैटरी का जो सिस्टम जो रहता है, बैटरी में केमिकल के रूप में नमक वाला तेजाब भरा जाता है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व है 1.28 होना चाहिए, जिसको हम निकलसन हाइड्रोमीटर द्वारा मापते हैं। अगर ये देख रेख हमारा किसान भाई उचित रूप से जो करता है तो निश्चित रूप से ट्रैक्टर की आयु बढ़ जाती है और उसे खेती में ये बहुत लाभ पहुँचाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है खिमलासा जिला रायसेन से गोपाल यादव ने। आप रासायनिक उर्वरकों की शुद्धता के बारे में जानकारी चाहते हैं तो गोपाल यादव जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।